आप सुन रहे हैं शिखंडी उपन्यास का अंतिम भाग। पर इस सब के पीछे क्या इसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा और चीफ का दिमाग ही डाइवर्ट करना था या कुछ और? दूसरा उद्देश्य पहले उद्देश्य से कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। मुश्ताक ने आरिफ की बात पूरी होने से पहले ही कहना शुरू कर दिया, और वो उद्देश्य था कानून, समाज और पब्लिक की नज़र में अपने प्रोजेक्ट को परफेक्ट के रूप में स्थापित करना, जो कि हुआ भी। तुम सब जानते हो कि आज इसके प्रोजेक्ट की कितनी महिमा है, वाह वाही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नज़ारा तो अपनी आंखों से ही देख चुके हो। देश में आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस प्रोजेक्ट को बाल बराबर भी शक की नज़र से देखता हो, और ये शख्स ये पहले से ही जानता था कि ऐसा तब हो सकता है जब विशेष अपने से जुड़े सबसे नज़दीकी आदमी को हत्या करते देख ले। ऐसा होने के बाद किसी के दिमाग में शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और विशेष के नज़दीक पारस से ज़्यादा भला कौन था? विशेष ने उसे हत्या करते देखा, तभी तो प्रोजेक्ट में लोगों की इतनी आस्था अटूट हो गई। त्रिलोचन सिंह के हलक से गुर्राहट निकली थी। मतलब अपने प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए इसने हमारे चीफ की बलि दे दी? हाँ, ये कह सकते हो तुम। पारस श्रीवास्तव को इसने शिखंडी बनाकर रख दिया। कहते समय मुश्ताक के होठों पर बहुत ही जहरीली मुस्कान थी। अपने प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए इसने जितने भी तीर चलाए सब उसी की आड़ में चलाए। नज़र ये आता रहा लोगों को कि इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने की सबसे प्रबल इच्छा पारस की है, मगर असली इच्छा इसकी थी। और वो किस हद तक की थी ये तो तुम सब समझ ही गए होंगे। और इसके लिए इसने बलि हेतु चुना भी तो उसे, जिसे शिखंडी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया मुश्ताक भाई? मारिया ने पूछा। भगवान का दिया सब कुछ तो था इसके पास, फिर? एक बार फिर मुश्ताक ने अधूरे शब्दों में छुपे सवाल का पूरा अर्थ समझते हुए जवाब दिया। मुझे मेरे चीफ ने सारे देशों के जजों की मीटिंग का विवरण दिया था। उसमें एक जज ने बड़े मालके की बात कही थी, ये कि किसी भी आदमी की पहली भूख पैसा होती है और दूसरी भूख नाम। जब वो खूब पैसा कमा लेता है, इतना ज़्यादा कि उससे खर्च किए खर्च नहीं होता, पैसे की कोई अहमियत नहीं रह जाती उसके लिए, तो वो चाहता है कि लोग उसे जाने, माने और पूछें। उसके मन में ये चुभन होती है कि वो इतना बड़ा आदमी है लेकिन कोई उसे पूछ ही नहीं रहा, अहमियत ही नहीं दे रहा। तब वो नाम कमाने की तरफ बढ़ता है। उसके लिए लंबे चौड़े दान देकर अखबारों में अपना नाम छपवाता है। सिंघानिया साहब की भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन इन्होंने रास्ता ज़रा दूसरा अपना लिया। गौर करके देखो, जब तक ये सिर्फ पैसे वाले थे कितने लोग जानते थे इन्हें, और जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो कितने लोग जान गए हैं, और आज तो शायद कोई ऐसा होगा जो इन्हें ना जानता हो। सारा देश ये जानता है कि बलराज सिंघानिया एक ऐसी हस्ती का नाम है जिसका उद्देश्य समाज से जुर्म ख़त्म करना है, और इसके लिए उसने एक ऐसे नए तरीके की ईजाद की है जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या इन महाशय का ये उद्देश्य तुम्हें छोटा लगता है? अपने शब्द पूरा करता करता मुश्ताक सिंघानिया के नज़दीक पहुंच गया था, बेहद नज़दीक। और वो अकेला ही क्यों, सभी उसके साथ थे। अंकित उससे भी आगे निकल गया, रिवॉल्वर जेब में रखा, बंटी के नज़दीक पहुंचा, तेजी से बंधन मुक्त किया उसे और गोद में उठा लिया। अब वो सिंघानिया के इतने करीब थे कि उसकी आंखों में झांक सकते थे, और मारिया ने वैसा ही करते हुए कहा, अपने जीवन में नेकी की इसने शायद सिर्फ एक ही बात की मुश्ताक भाई, बंटी की हत्या नहीं की, इसे अभी तक जिंदा रखा। कहाँ की नेकी? वो भी ये करने वाला था अगर हम लोग ना पहुंच जाते तो। आरिफ गुर्राया। मैं तो अब तक की बात कर रही हूँ, ऐसा ये पहले भी तो कर सकता था जो नहीं किया। नहीं, पहले ये ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? इससे अपने बड़े प्लान में व्यवधान पड़ जाने का खतरा था, मुश्ताक ने बताया। तो सोचा इस काम को तो चाहे जब चाहे कर सकता है, बड़ा प्लान कामयाब होने के बाद ही करूँगा। और वही कर रहा था, और इस तरीके से कर रहा था कि विशेष कुछ देख भी रहा हो तो ये ना देख सके कि सिंघानिया बंटी की हत्या कर रहा है, बल्कि सिर्फ इतना नजर आए कि काला कलूटा आदमी किसी अज्ञात बच्चे की हत्या कर रहा है। कहाँ, किस वक्त, कुछ ना बता सके वो। इस बात के पूरे इंतज़ाम करने के बाद ही यहाँ आया है ये। देख रहे हो, हाथ में रिस्ट वॉच तक नहीं है। हॉल में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे यहाँ की पहचान की जा सके। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि विशेष को धोखा देने में महारत हासिल कर ली है इसने। मुश्ताक के इन शब्दों के बाद बेसमेंट में खामोशी छा गई, जैसे पूछने के लिए किसी के पास कुछ ना रहा हो। ऐसा महसूस करने के बाद मुश्ताक की तरफ देखकर सिंघानिया हौले से मुस्कुराया और बोला,
इजाज़त हो तो हम भी कुछ पूछ लें। उसके इस रवैये ने त्रिलोचन सिंह, अंकित, आरिफ और मारिया के तन बदन में जैसे आग लगा दी, मगर मुश्ताक पर यह प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। सिंघानिया की मुस्कान के जवाब में उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी पूछो जो पूछना है। इस वक्त तांत्रिक अंगूठी से कम मत समझना मुझे, हर बात का जवाब दे सकता हूँ। कब और कैसे समझ गए इतना सब कुछ, और कैसे यहाँ पहुँच गए? एक बार फिर साबित कर दिया सिंघानिया साहब, तुम हो ब्रिलियंट शख्स। एक ही सवाल में इतने सारे सवाल समेट लिए जितने तुम्हारे दिमाग में घुमड़ रहे थे, मगर कम हम भी नहीं हैं। पेश है सारे सवालों के जवाब। कहने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और चालू हो गया। नाहटा गांव में जब मेरे जहन इस नतीजे पर पहुंच गया कि हत्यारा चंदो जी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से एक ही सवाल सबसे प्रबल बनकर उभरा कि वो कौन है। और इसी सवाल का जवाब हासिल करने के प्रयास में चंदो जी से बंद कमरे में कुछ बातें करी। उसी ने बताया कि चंद्रो यानी उनकी पत्नी छुटकू को वापस चाहती थी और इस संबंध में तुम्हें खत भी लिखे जा रहे थे। ये एक पॉइंट भर था। इसके बेस पर यह नहीं कहा जा सकता था कि हत्या तुमने की होगी, इसलिए इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। बस दिमाग में इस पॉइंट को समेटे वहाँ से आ गया और जांच शहर में आकर शुरू करी। मुझे लग रहा था कि तुम्हारी जांच करने के लिए तुम्हें और पारस को विश्वास में लेना ज़रूरी होगा। उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए घोषणा की थी कि प्रोजेक्ट के बारे में अपने चीफ को पॉजिटिव रिपोर्ट देने का मन बना चुका हूँ। मेरा इरादा तुम्हारी गुड बुक में आने के बाद तुम्हारे पेट में घुसकर हकीकत तक पहुँचने का था, मगर उसके बाद घटे घटनाक्रम ने उस दिशा में बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि तुम अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाब हुए थे। पारस को भागने से होश नहीं था, मुझे उसका पीछा करने से। दोनों पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुके थे। भेद तो सारे तब खुले जब रणवीर ने बयान दिया। क्या? रणवीर ने बयान दिया? सिंघानिया के मुंह भौचक्के में खुल गया। अपने चेहरे पर आश्चर्य का महासागर लिए वह मुश्ताक सिद्दीकी की तरफ यूं देखता रह गया जैसे अचानक उसके सर पर सींग उग गए हों। जी, मुश्ताक ने बहुत ही अदब से कहा और फिर बेसमेंट के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुलाहिजा फरमाइए। सिंघानिया की नज़र उस तरफ उठी तो उठी की उठी रह गई। वहाँ के दृश्य को देखकर आंखें पथरा गई थी उसकी, ठीक यूं ही जैसे अमेरिकन लोगों की आंखें दोनों टावर्स को टूटते देखकर पथरा गई थी। दिमाग था कि कुछ सोचने समझने को तैयार ही नहीं था। जहन की हर नस जैसे फ्रीज होकर रह गई थी। मुंह खुला का खुला रह गया था। पापा पापा, सबसे पहले बंटी चिल्लाया था। सचमुच पारस नज़र आ रहा था वहाँ। पहियों वाला एक स्ट्रेचर संभाल रखा था उसने। स्लैब पर उसी को लुढ़काए नीचे चला आ रहा था। ये सच है कि उसके करीब आने तक सिंघानिया ने किसी और की तरफ नहीं देखा था। जब वो नज़दीक आ गया तो बस इतना और देख सका कि स्ट्रेचर पर पड़ा रणवीर पल के झपका रहा था। सिंघानिया उस वक्त उसी को देख रहा था और जब पारस ने अपने पास आने के लिए मचल रहे बंटी को अंकित की गोद से लिया, पारस की गोद में आते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। और सिंघानिया तब चौंका जब उसकी पथराई हुई आंखों में झांकते हुए पारस ने बहुत ही जहरीले स्वर में कहा, हैरान हो सिंघानिया? ये सोचकर हैरान हो कि जिसे तुमने शिखंडी बनाकर हत्यारा बनने के लिए छोड़ दिया था, वो इस रूप में सामने कैसे आ गया? कौन से चमत्कार से कातिल मकतूल एक साथ है? माफ़ कर देना साहब, मुझे माफ़ कर दो। इन लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया, स्ट्रेचर पर पड़े रणवीर ने कहा। मारे आश्चर्य के सिंघानिया का बुरा हाल था। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था उसके। मर जाएगा पारस, मुश्ताक ने मज़ा लेने वाले अंदाज में कहा। जल्दी से सारे रहस्य खोल दो, वरना आश्चर्य की पराकाष्ठा के कारण हार्ट अटैक से ही मर जाएगा बेचारा। मर ही जाना चाहिए इसे। पारस ने दांत भींचकर जहर उगला। क्या बात कर रहे हो मियाँ? ऐसा हो गया तो हमारे आगे के प्लान का क्या होगा? अभी तो इसे जनता और प्रेस के सामने पेश करना है, उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने इसने अपने प्रोजेक्ट की धाक जमाई थी। लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना। जो शख्स खुद को अपराध के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में स्थापित कर रहा था, ऐसा करते वक्त खुद ही कितने बड़ा अपराध कर रहा था, वो तो इसकी लाश भी लोगों को बता देगी। तुम तो सनक ही गए हो मियाँ। तुम नहीं बताते तो चलो मैं ही बता देता हूँ। ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सिंघानिया साहब। हुआ सिर्फ इतना कि विशेषी के देखे के मुताबिक ये तो मुझे भी मालूम था कि गोली खाने के बाद लंबे चेहरे वाले को किसी ऊंची बिल्डिंग का कांच तोड़ते हुए नीचे गिरना है।
पहले ही से अपने साथ पुलिस का ऐसा दस्ता लिए घूम रहा था जिसके पास सूत का बना वैसा ही जाल था, जैसा हवा में खतरनाक करतब दिखाने वालों को किसी दुर्घटना से बचाने के लिए सर्कस में इस्तेमाल किया जाता है। ऐन समय पर उसे खिड़की के नीचे लगाकर गिरने वाले को बचाने का प्रयास किया हमने। होल्डिंग लगाने वालों से बात करने के बाद जैसे ये इल्म हुआ कि लंबे चेहरे वाला कौन सी खिड़की से टपकने वाला है, उसी खिड़की के नीचे जाल लगा दिया था। सोचा ये था कि पारस की गोली खाने के बाद उसे बचाने की कम से कम एक कोशिश तो की ही जा सकती है, मगर उस वक्त तो हमारे होश ही उड़ गए जनाब, जब जाना कि खिड़की का कांच तोड़कर नीचे ज़रूर टपका है ये, मगर इस पट्टे को तो कोई गोली ही नहीं लगी। क्या गोली नहीं लगी? सिंघानिया आकाश से धरती पर गिरा। ऐसा हमारी वजह से हुआ है। इन शब्दों के साथ विशेष का हाथ पकड़े स्लैब से कमली वाला बाबा उतरता नजर आया। पारस ने वही किया जो विधि के विधानुसार इसे करना था, यानी अपनी जानकारी के मुताबिक तो इसे रणवीर को मार ही डालना था। सिर्फ हमें मालूम था कि इसके रिवॉल्वर में नकली गोलियां हैं। इसलिए मालूम था क्योंकि गोलियां बदलने का ये काम किया ही हमने था, और करना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख चुके थे कि इस घटना में हमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तभी तो बद्रीनाथ धाम से उतरकर हमें यहाँ आना पड़ा। बकवास कर रहे हो तुम। दुनिया में ऐसी कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती जिससे भविष्य देखा जा सके। धीरे धीरे बोलो सिंघानिया, धीरे बोलो। ये बात अगर उन लोगों ने सुन ली जिन्हें तुम विशेष की क्षमताओं पर विश्वास दिलाना चाहते थे, तो सोचो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में। दुख की बात यह है कि तुम अब भी गलत हो, कमली वाले बाबा बोले। महाभारत गवाह है कि दिव्य दृष्टि होती है। ना होती तो कैसे संजय ने अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया होता। उसके कुछ अंश विशेष में ईश्वर प्रदत्त हैं और हमने उसे तपस्या से पाया है। उसी दृष्टि से देख लिया था कि हमने कि रणवीर के सीने में पारस द्वारा चलाई गई वो नकली गोली लगेगी जो पारस के रिवॉल्वर में हमने डाली है। हमने तो ये भी देख लिया था कि रणवीर को कुछ लोगों द्वारा जाल पर गिराकर बचा लिया जाएगा। तब तो पारस से हमने ही कहा था, तुम पर संकट ज़रूर है बेटे, लेकिन अनिष्ट कुछ नहीं होगा। जो हुआ वो सब पहले ही देख चुके थे हम। ऐसा था तो तुमने होने क्यों दिया? क्यों नहीं पारस को पहले ही सब कुछ बता दिया? सिंघानिया बुरी तरह बौखला रहा था। पता होना और उसे होने से रोकना दो अलग बातें हैं। होने को तो होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये पारस ने भी जानना चाहा था कि हमसे क्या होने वाला है, मगर हमने नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम जैसे लोगों के कुछ नियम होते हैं, और फिर जब हमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि किसी निरपराध बंदे के विरुद्ध कुछ होने ही वाला नहीं, तो चिंता किस बात की? मतलब तुम ये भी जानते थे कि ये सब मैं कर रहा हूँ? नहीं, ये नहीं जानते थे। सिर्फ ये जानते थे कि क्या होगा। एक बार फिर अपने दिमाग में स्पष्ट कर लो, दिव्य दृष्टि किसी रहस्य को नहीं भेदती, सिर्फ वो देखती है जो होने वाला होता है। रहस्य को बेधने का काम वो दृष्टि करती है जो मेरे पास है। मौका लगते ही मुश्ताक ने कहा, और मेरी दृष्टि होती है रणवीर जैसे लोगों पर। जाल पर गिरते ही ये महसूस करते ही कि वो जिंदा है, इसे बचाने वालों के कदमों में गिर गिर कर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मर जाने दो। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। मुझे मरना है। अस्पताल में पहुंचकर जब मैंने इसके रहस्य भरे शब्दों का अर्थ जाना तो तुम समझ सकते हो, सारे रहस्य खुल गए। ये तक बता दिया इसने कि ये बात इससे तुम्ही ने कही थी कि गोली लगते ही उसे खिड़की का कांच तोड़ते हुए दूसरी तरफ गिर जाना है। मैं समझ गया, तुम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि ये जिंदा बचे। तुमने सोचा था पारस की गोली से बच भी गया तो नीचे गिरकर मर ही जाएगा। इस अवस्था में भी हत्या तो पारस के ही गले में पड़नी है। अगर तुम इसके जरिए सारे रहस्य जान ही गए थे तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होने दी? सिंघानिया ने रणवीर की तरफ इशारा करने के साथ पूछा। उससे पहले क्यों नहीं पकड़ लिया हमें? आदत है मेरी, सामने वाला जब कोई चाल चलता है तो मैं उसे खेलने का थोड़ा सा मौका ज़रूर देता हूँ, ये सोचकर कि जब उस बेचारे ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा तो खुश होने का हक उसे भी बनता है ना। हालांकि अपनी इस आदत के चलते होटल ड्रीमलैंड में मेरे हाथों काफ़ी तगड़ी मात खाई थी तुमने। कहने के साथ पारस ने बाकायदा ठाका लगाया था। मेरे चक्कर में राजन को पकड़ बैठे। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं,
पूरे करामाती हो तुम भी। मुश्ताक भी हंसा। मगर प्रोजेक्ट तो तुम्हारा भी घुस गया दोस्त, क्योंकि अपने चीफ को अब मैं ये रिपोर्ट देने वाला हूँ कि भविष्य में विशेष को देखने की क्षमता होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट में कोई जान नहीं है। इसके आधार पर किसी को भविष्य का हत्यारा नहीं माना जा सकता, क्योंकि सिंघानिया जैसे घुटे हुए लोग विशेष को धोखा दे सकते हैं। एकाएक बलराज सिंघानिया ने कहा, पर मिस्टर मुश्ताक सिद्दीकी, गिरफ्तार तुम हमको अभी भी कर नहीं सकोगे। किस खुशी में? इस खुशी में। कहने के साथ ही 60 की उम्र का होने के बावजूद उसने गजब की फुर्ती से मुश्ताक के रिवॉल्वर पर जंप लगाई थी। भले ही वर्तमान हालत में मुश्ताक ने उससे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी, भले ही उस वक्त वह उसकी तरफ से चाहे जितना लापरवाह था, बावजूद इस सब के सिंघानिया उसके हाथ में दबा रिवॉल्वर नहीं छीन पाया। हाँ, बाकियों को जोर लगा कि वो अपने इस प्रयास में कामयाब हो गया, और तभी तो धाएं 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 एक साथ सभी के हाथों में मौजूद रिवॉल्वर गरज उठे थे। सारी गोलियां सिंघानिया के जिस्म में धंस गईं। अपने ही गर्म और गाढ़े लहू से वो नहा उठा, परंतु मुंह से चीख नहीं निकली। ये क्या क्या बेवकूफ़ो, मुश्ताक चीखा। अब बोलो मुश्ताक, अब बोलो, किसे पेश करोगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कैसा लगा हत्या करने का, अपनी आत्महत्या करने का मेरा ये नायाब तरीका? इसे पढ़ो सिंघानिया, इसे पढ़ो। कमली वाला बाबा झपट कर उसके नज़दीक पहुंचा। अपने हाथ में दबा कागज़ उसकी आंखों के सामने लहराता हुआ बोला, इसमें लिखा है कि तुम इसी ढंग से आत्महत्या करोगे। ये सब हमने पहले देख लिया था। इसे पढ़कर तुम्हें दिव्य दृष्टि के होने का पूरा विश्वास हो जाएगा। सिंघानिया ने कागज़ की तरफ देखा और हैरानी से सबके चेहरों की ओर देखा। कमली वाले बाबा की तरफ देखकर वो मुस्कुराया और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तो इसी के साथ ये नावल ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, और जिनकी फरमाइश थी, जो लोग वेद प्रकाश शर्मा का आप सब सुनना चाहते थे, वो भी पूरी हो गई। वैसे मैंने एक बात नोट करी है कि सुरेंद्र मोहन पाठक जी के प्रशंसक ज़्यादा हैं और उन्हें लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं बजाय और लेखकों को। खैर, वैसे मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, और मेरा ये ऐसा मानना है कि हमें सुनना चाहिए। ठीक है, एक फेवरेट ऑथर या एक फेवरेट कुछ चीज़ें हमारी होती हैं, कुछ कलर्स पसंद होते हैं, कोई जगह पसंद होती है, कुछ स्पेशल फूड पसंद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें और चीज़ों को नकार देना चाहिए या उन्हें ट्राई नहीं करना चाहिए। एक ही ज़िंदगी मिली है, जितनी भी ज़िंदगी है नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, तो सुनना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बीच में छोड़ दीजिए। आपको कोई किताब खरीद के थोड़ी ना पढ़ना है ना, तो सुनना करिए। अच्छा था नावल। और यहाँ पे जो दिव्य दृष्टि की बात हुई थी, तो इधर मैं आपको एक बात ऐसी ही इन जनरल बता रही हूँ। ये ना ऐसा होता है, इसे साइकोलॉजी में एक टर्म होती है डेजा वू, इसे वो कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है, बल्कि आपके और या मेरे साथ भी ऐसे जीवन में होता है कि हमें एकदम से ऐसे झलक सी लगती है कि ऐसा कुछ होने वाला है भविष्य में, और वैसा हो भी जाता है। तो इसको डेजा वू कहते हैं। हालांकि दिव्य दृष्टि होती होगी, पर नावल अच्छा था। बीच में थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा था, पर स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी और एंड बहुत अच्छा था। और इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सुना भी और पसंद भी किया, कमेंट्स भी दिए और अपनी तरफ से सजेशंस भी दिए। सजेशंस आप देते रहा करिए, इससे मुझे सुधार करने का और अपनी गलतियाँ पता चलने का मौका मिलता है, और यही एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबके सुझावों का, प्रशंसा का भी, और जो चीज़ें आपको खामियां नज़र आई उन्हें बताने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सबके नाम पढ़ना चाहूँगी जिन्होंने कमेंट्स करे। राजेश, डॉक्टर हरदीप सिंह धालीवार, विनीत मेहरा, हरजिंदर सिंह ढिल्लो, नरेश शर्मा, हर्षा पठारे, आचार्य मिश्रा, नारायण गढ़वी, बलजीत सिंह, SB, आकाश, मिंक हरे, है ना, मेरे ख्याल से यही नाम है इनका, मोहम्मद अकरम, और इन्होंने अपना नाम नहीं बदला और मुझे पढ़ते हुए बहुत ऑकवर्ड लगता है, शट अप यू इडियट। लेकिन आज के बाद अगर आप प्लीज़ ये चेंज करिएगा, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती इस तरह का पढ़ना, क्योंकि अच्छा सा साउंड नहीं करता। होपफुली आप बुरा नहीं मानेंगे। ड्रीम के हिंदी वाले, JP, संतोष जोशी, इंद्रजीत परदेसी, अवनी उपाध्याय, कुलदीप,
सौमित्र दीक्षित, ममता रावत, विकास सिंह यादव। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद है कमेंट करने का, सुनने का, साथ बने रहने का। और इसके बाद मैं 2 नॉवल सुरेंद्र मोहन पाठक जी के ही पढ़ूंगी, क्योंकि उसी को ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए ही ज़्यादा फरमाइश आती है। और उसके बाद मैं आपकी पसंद का अनिल मोहन जी का कोई नॉवल पढ़ूंगी। आप जब बोलते हैं कि इन लेखक का नॉवल पढ़े, तो आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई नॉवल भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो PDF है तो प्लीज़ वो मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मुझे उस किताब को ढूंढना ना पड़े। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं ट्यूसडे को नए नॉवल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।